पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आज। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, देश की दशा और दिशा बदलने में अटल जी की सक्रिय भूमिका। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज बीजेपी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। उत्तराखंड बीजेपी आज ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 95 ब्लॉकों में चौपाल लगाकर किया जाएगा गोष्ठी का आयोजन। महेश नेगी नहीं पहुंचे डीएनए जांच के सैंपल देने। सैंपल लेने आई मेडिकल टीम को बेरंग लौटना पड़ा। सीजीएम कोर्ट में विधायक का सैंपल लेने के दिए थे आदेश। हरिद्वार कुंभ में भी फर्जी संतों के प्रवेश पर प्रतिबंध। कुंभ में फर्जी संतों को प्रवेश न देने की मांग। कोई भी सुविधा मुहैया न कराने की भी की गई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, देश की दशा और दिशा बदलने में अटल जी की सक्रिय भूमिका। वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ये ट्वीट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद किया और उन्होंने कहा कि देश की दशा और दिशा बदलने में अटल जी की सक्रिय भूमिका रही है। तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन और खास दिन होगा बीजेपी के तमाम दिग्गजों के लिए और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, क्योंकि एक ऐसी छवि अटल बिहारी वाजपेयी की थी कि चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, हर कोई उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। इसलिए आज सभी दिग्गज उन्हें याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में एक जो ठेस है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं उन्हें याद कर गर्व महसूस करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर कहा है कि वाजपेयी जी ने देश की दिशा और दशा में आगे बढ़ने की ओर काम किया और साथ ही उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में लिखा है कि देश की दशा और दिशा बदलने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भारतीय राजनेता रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज है। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। उत्तराखंड बीजेपी आज ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 95 ब्लॉकों में चौपाल लगाकर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाएगी बीजेपी। तो जिस तरह से मैंने लगातार कहते रही हूं कि आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रदेश बीजेपी की बात हो या पूरे बीजेपी संगठन की बात की जाए, सभी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और उसी को देखते हुए अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी जो है 95 ब्लॉकों में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, यानी कि खास कार्यक्रम। उसी के साथ सुशासन दिवस आज बीजेपी मनाएगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। सरल व्यक्तित्व और अस्मरणीय अटल जी की आज जयंती है। आज उत्तराखंड से विशेष लगाव वो हमेशा रखते रहे हैं। वर्षों के पलों में देहरादून और मसूरी आया करते थे। अटल जी द्वारा उत्तराखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में लाने में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। उन्होंने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया। वाजपेयी सरकार में ही उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को औद्योगिक पैकेज की सौगात भी दी थी। पहाड़ों की रानी मसूरी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। उनका एक साधारण व्यक्ति की तरह देहरादून और मसूरी स्कूटर पर वो घुमा करते थे। अटल जी को जब भी अवसर मिलता था वो मसूरी आते और यहाँ की शांत वादियों में आत्ममंथन करते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने ये बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर मसूरी आया करते थे और वो काफी सरल स्वभाव के थे और उनको कई बार अटल जी के साथ रहने का मौका मिला। उन्होंने ये भी बताया कि जब संसद में भाजपा की 2 सीटें थी तब भी अटल जी मसूरी आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक करते हुए कहा था कि घबराने की बात नहीं, एक दिन संसद में कमल ही कमल होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ईमानदारी और सुशासन की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।
राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकारी कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रदेश के नागरिकों को ई गवर्नेंस के माध्यम से जन सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार के प्रयासों से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है, साथ ही पारदर्शिता और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सकी है। सुशासन दिवस पर मुख्य सचिव ने शासन और सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार करने को लेकर कई निर्णय लिए हैं और उसकी जानकारी भी दी। तो वहीं देहरादून बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी जाति और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चल रही है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के संग्रहालय तो बनाए, लेकिन संविधान निर्माता को भूल गए। संविधान निर्माता अंबेडकर को भारत रत्न भी गैर कांग्रेस सरकार में ही मिला। बीजेपी सरकार ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को उनका सम्मान दिया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 13 एकड़ भूमि में बाबा भीमराव अंबेडकर का संग्रहालय बनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने दलितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने दलितों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। मोदी सरकार में दलितों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। पीएम मोदी ने कल भी दलितों के लिए घोषणाएं की थी और प्रभारी का जिम्मा संभालने के बाद दुष्यंत गौतम तीसरी बार उत्तराखंड दौरे पर आए हैं। महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में घिरे द्वारहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में डीएनए जांच के सैंपल देने नहीं पहुंचे। सैंपल लेने आई मेडिकल टीम को बेरंग लौटना पड़ा। विधायक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए कोर्ट से 15 से 20 दिनों का समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने उन्हें 11 जनवरी को डीएनए जांच के लिए बुलाया है। आपको ये बता दें कि भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ उनकी ही विधानसभा क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार उसकी बेटी के पिता विधायक महेश नेगी के हैं। इसी के तहत सीजीएम कोर्ट ने विधायक का सैंपल लेने के आदेश दिए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, महेश नेगी जिनकी अब मुश्किलें बढ़ गई, डीएनए सैंपल की बात कही गई लेकिन वो सैंपल देने नहीं गई, लेकिन अंकित उसी के साथ जब मेडिकल टीम पहुंची तो वो भी बेरंग लौट गई। क्या वजह इसकी नजर आती है अंकित? बिल्कुल, देखिए अर्चना, द्वाराहाट से जो बीजेपी के विधायक है महेश नेगी, उन पर एक महिला के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा जो पीड़ित महिला है उसकी जो पुत्री है, जो बेटी हुई है, उसके जैविक पिता भी महेश नेगी को ही बताया जा रहा है। तो इसको लेकर के महिला की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और इस मामले में जो डीएनए सैंपल है वो लिए जाने थे। कल जो है ये सैंपल लिए जाने थे, कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था, लेकिन विधायक महेश नेगी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट को दिया गया जिसमें उन्होंने अपने अस्वस्थ होने की बात कही थी। और जबकि कोर्ट की तरफ से पूरी तैयारी थी, मेडिकल टीम जो है उनका सैंपल लेने के लिए न्यायालय पहुंची हुई थी और जो पीड़िता थी वो भी कोर्ट में पहुंची थी। तो इस बीच जो विधायक महेश नेगी हैं उनके वकील की ओर से बताया गया कि जो विधायक हैं महेश नेगी, उनकी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं है, लिहाजा प्रार्थना पत्र के माध्यम से कम 15 से 20 दिनों की मांग जो है वो कोर्ट के समक्ष विधायक महेश नेगी के वकील ने रखी। तो उसमें कोर्ट ने डिसाइड किया है कि 11 जनवरी को फिर से उनको पेश होना होगा विधायक महेश नेगी को। अब देखना यह कि 11 तारीख को जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें भी विधायक उपस्थित होते या नहीं, लेकिन अगर डीएनए सैंपल के जो रिपोर्ट है वो मैच हो जाती है तो कहीं ना कहीं विधायक महेश नेगी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल अंकित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। राज्य सरकार ने स्कूलों के शीतकालीन अवकाश पर रोक लगाई। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश पर रोक लगाई गई। शीतकाल अवधि में भी स्कूलों में जारी रहेगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। विद्यालय शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए हैं। कोरोना के दौर में महीनों स्कूल बंद रहने के चलते राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। बोर्ड कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए
छात्र हित में ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं क्योंकि लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित हुई है, उसको देखते हुए फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा फैसला लिया गया है राज्य सरकार की ओर से, स्कूलों के शीतकालीन अवकाश पर रोक लगा दी गई। जरा इसको लेकर पूरा अपडेट दे, क्या कुछ वजहें सामने आती हैं चंद्रमोहन? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने जो शीतकालीन अवकाश स्कूलों में होता है उस पर रोक लगाई है। 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं उनकी जो क्लासें चल रही हैं वो वैसे ही शीतकाल में भी चलेंगी। उनका जो शीतकालीन अवकाश है उसको जो हर साल बच्चों और शिक्षकों को मिलता है सर्दियों के समय में, उस पर रोक लगाई है। और इसका जो बड़ा कारण है वो यही है कि बोर्ड की कक्षाएं हैं और पिछले लंबे समय से, कई महीनों से, मार्च से ही जो है इस पूरे सेशन में स्कूल बंद रहे हैं। तो ऐसे में जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनको परीक्षाओं में भी बैठना है, तो उनका पाठ्यक्रम जो है पूरा होना चाहिए। राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में ये फैसला लिया है कि लगातार इतने लंबे समय तक जो है स्कूल बंद रहे हैं और अब शीतकालीन अवकाश में भी अगर स्कूल बंद कर दिए गए, बोर्ड की क्लासें रोक दी गई, उनको भी अवकाश दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम है बोर्ड की कक्षाओं का वो पूरा नहीं हो पाएगा और परीक्षाओं में जो है विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। कल शाम को विद्यालय शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आदेश जारी कर दिए हैं और जो 10वीं 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनके शीतकालीन अवकाश पर रोक लगा दी है। बाकी जो कक्षाएं हैं उनके शिक्षक और छात्र छात्राएं, उनके लिए अवकाश रहेगा, उनके जो शीतकालीन अवकाश है उस पर रोक नहीं लगाई गई। अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 2022 के सियासी दंगल से पहले केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र मॉडल पर जुबानी जंग शुरू हो गई। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार को विकास पर बहस की खुली चुनौती दी और ये कहा कि वो केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र मॉडल पर बहस के लिए देहरादून आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी और आप ने बहस की चुनौती स्वीकारी। बीजेपी बोली, दिल्ली में करो बहस की तैयारी। क्या रंग लाएगा बीजेपी आपकी बहस का खेल? क्या देवभूमि में आपके आगे कांग्रेस हुई फेल? उत्तराखंड में मिशन 2022 के दंगल से पहले विकास के मॉडल पर चुनौती का संग्राम तेज हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मनीष सिसोदिया की चुनौती पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने खुद मोर्चा संभालते हुए कहा कि वो सरकार के 100 काम गिनाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए देहरादून की बजाय दिल्ली ठीक रहेगी। कौशिक ने कहा कि हमारी सरकार के विकास मॉडल को उत्तराखंड में हर कोई स्वीकार कर चुका है। अब दिल्ली के लोगों को उत्तराखंड का विकास मॉडल दिखाया जाएगा। वो दिल्ली में विशाल खुले मैदान में लोगों के सामने उत्तराखंड का विकास मॉडल प्रस्तुत करने को तैयार हैं। हम उत्तराखंड मॉडल दिल्ली में लेके जाएंगे। हम दिल्ली में कोई तारीख फिक्स करेंगे। आप मना कर रहे हैं सर उनके यहाँ पे आने का? वो आप नहीं यहाँ है, वो अपना काम करें, लेकिन हम उनको दिल्ली में जो पूरी दुनिया देश देखेगा अच्छा। कि उत्तराखंड मॉडल क्या है, हमारी कितनी घोषणाएं और योजनाएं हमारी जो है, जो हमने योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि वहाँ जो दिल्ली मॉडल है उसके आधार पर हम अपना मॉडल लिखेंगे। हम बताएंगे कि हमारा मॉडल क्या है। आप दिल्ली में जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में वाकई विकास किया है तो एक बार केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र मॉडल पर बहस करके दिखाएं। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को बहस के लिए तारीखों के चयन का विकल्प भी दिया है। मनीष सिसोदिया ने कौशिक को 2, 3 और 4 जनवरी का समय दिया है। सिसोदिया का कहना है कि मदन कौशिक इन तीनों दिनों में से एक दिन तय कर लें। जिस दिन कौशिक कहेंगे वो बहस के लिए उत्तराखंड आ जाएंगे। हालांकि जवाब में बीजेपी ने देहरादून की बजाय दिल्ली में बहस करने की चुनौती स्वीकारी है। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो
अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफ़र को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए, कब चर्चा करना चाहेंगे, कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी जुबानी जंग को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस विधायक मनोज रावत का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल आपस में मिले हुए हैं। जनता को अभी चुनाव तक ऐसी नौटंकी देखने को मिलेगी, लेकिन 2022 के चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को जरूर सबक सिखाकर कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिलाएगी। दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, ये नूरा कुश्ती कर रही हैं। दिल्ली में आप और यहाँ उत्तराखंड में भाजपा, ये मिलकर के नूरा कुश्ती कर रही हैं। जैसे आप देखते होंगे WWF की कुश्ती होती है, वो सब पूर्व निर्धारित होता है। इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तरह के नाटक नौटंकियां अब आपके लिए आने वाले 1 साल में आप इन दोनों दलों की देखेंगे। अब कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो साफ है कि देवभूमि में आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर दबाव जरूर बढ़ा है और इसीलिए ये सवाल उठने लगा है कि बीजेपी को मुकाबले की सीधी चुनौती देने से क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र मॉडल पर छिड़ी इस बहस का परिणाम क्या निकलता है और किसके दावे सच होते हैं और किसके हवा हवाई। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। मसूरी में महिला कांग्रेस के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत और मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक से कांग्रेस भवन तक केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के जरिए काले किसान बिल पास करके किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया गया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उत्तराखंड में 70 में से 60+ सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड की फिर त्रिवेंद्र रावत सरकार को उखाड़ फेंकना है और एक बार फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी। चलिए खबर हरिद्वार से है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज लांबा हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। मृतक पंकज लांबा की पत्नी ने रानीपुर कोतवाली पुलिस की जांच के असंतुष्ट होकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ये भी बता दें कि बीते 4 दिसंबर को छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज लांबा की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतक पंकज लांबा की पत्नी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति की हत्या षड्यंत्र रचकर रानीपुर कोतवाली पुलिस की देखरेख में की गई। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप चौधरी पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया, प्रदीप चौधरी ने पहले भी पंकज लांबा पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें उनके पति पंकज लांबा ने एसएसपी कार्यालय में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी सभी शिकायतों को अनदेखा किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे, जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में मामला चल रहा था, प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप चौधरी पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। हालांकि पंकज लांबा की पत्नी का यह भी कहना है कि पहले भी जांच करने को कहा गया लेकिन नहीं की गई। क्या ये पूरा मामला है? पुलकित, जरा पूरा अपडेट दें। देखिए, उत्तराखंड में एक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है और उसका जो आरटीआई जो एक्टिविस्ट थे पंकज लांबा, उनके ही प्रयासों से उस छात्रवृत्ति घोटाले का ये जो है खुलासा हुआ है और अब तक ये इस घोटाले में जो है कई गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके लिए जो एसआईटी बनाई गई थी वो अब तक कार्रवाई कर रही है। कई करोड़ों का ये घोटाला है, तो उसके बाद से ही पंकज लांबा जो है चर्चा में आए थे। हाल ही में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले
सुमन नगर क्षेत्र में उनकी देर रात जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और गोली लगने से ये मौत हुई थी। एक बताया जा रहा है कि एक घर में पार्टी करने के दौरान ये मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने इसमें जो उनके साथ जो संदिग्ध लोग थे, उनके मित्र भी बताए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था और 2 नाबालिग किशोरियों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। तो पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई की थी, लेकिन जो परिवार है पंकज लांबा का, उनके जो संबंधी है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और वो SIT जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है इसमें लीपापोती करने का काम किया है और मामले की ठीक तरह से जांच की जानी चाहिए। कुछ और भी लोग इस तरह के साजिश करता है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसमें पुलिस जो है वो हीला हवाली कर रही है। पुलिस बिल्कुल गंभीरता से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और पुलिस को गंभीरता से इसमें जांच और ज्यादा करनी चाहिए। इसी को लेकर परिवार ने जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया और उनकी लगातार यही मांग चली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। होटल को बहुत बुकिंग हो गए हैं, फिर उनको कैसे होगा? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले। मसूरी में नहीं मनाया जाएगा क्रिसमस डे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। ईसाई समाज के लोग वर्चुअल करेंगे इबादत। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा निर्देश जारी हुए हैं और जो क्रिसमस डे है वो नहीं मनाया जाएगा क्योंकि उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया, इसलिए अब लोग वर्चुअली इबादत करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए। देश दुनिया की तरह तीर्थ नगरी में भी कोरोना का असर दिख रहा है। जहां एक और देश दुनिया में कोरोना ने अपने पांव पसार रखे हैं, तो वहीं नए साल 2021 में भी कोरोना का डर बना हुआ है। ऋषिकेश तीर्थ नगरी में होटल व्यवसाय मालिक इस बार क्रिसमस और नया साल पर तमाम होटल में होने वाली पार्टी को कैंसिल कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार के फरमान के बाद होटल व्यवसायों को निराशा का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक ऋषिकेश नगरी में हर साल नए साल के आसपास के दिनों में यात्रियों का हुजूम देखने को मिलता था, तो वहीं इस बार मार्च से अब तक रोजगार खत्म होता चला गया। अब सभी व्यवसाय करने वाले लोग उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के विरोध में धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। देश दुनिया के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस समय कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरह से नया साल आने वाला है, होटल व्यवसायों के लिए ये बहुत दुख की बात है कि उनकी जितना एक बुकिंग थी, जितने कार्य थे, वो सब कैंसिल कर दिए हैं। बिल्कुल जितने यात्री आने थे नए साल पर 25 दिसंबर में, सब कैंसिल कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। वहीं मेरे साथ कुछ होटल व्यवसायी हैं, आइए बात करते हैं कि कितना असर इनके व्यवसाय पर पड़ेगा और कितना इससे इनके कार्य पर असर पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षत गोयल। कितना असर पड़ रहा है व्यवसाय को लेकर ये जी निश्चित रूप से फर्क पड़ रहा है। हम तो अतिथि देवो भव की संस्कृति में विश्वास रखते हैं और उत्तराखंड जो है वो बहुत ही वेलकमिंग रहता है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेहमानों के लिए, और बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स भी रही हैं होटल्स में। मगर पर्यटन मंत्री जी साहब द्वारा भी लोगों को इनवाइट किया गया था कि क्रिसमस में आएँ और लोगों को यहाँ पे एंजॉय करें और भारत की और उत्तराखंड की संस्कृति को देखें और यहाँ के व्यंजनों को चखें। बट पता नहीं ऐसी क्या विडंबना हुई कि समाज में खुद ही सामंजस्य स्थापित नहीं है। कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर तो बुलाते हैं कि आप आइए, और एक तमगा ये कहता है, एक व्यक्ति विशेष ये कहता है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पार्टीज़ हुई, अब जो पार्टीज़ हुई उनका जो पैसा आ गया उसे किस रूप से कोई रिफंड करेगा? एक होटल मालिक की हृदय की संवेदना को किस तरह से स्वीकार किया जाएगा? मेरा तो बहुत ही अश्रुपूर्ण, मतलब भीगी आंखों से सरकार से यही निवेदन है कि इस तरह की बातों को ना किया जाए। जब रैलियां की जाती हैं, जब अलग अलग अनुष्ठान रखे जाते हैं सरकार बनाने के लिए, तब तो कोई कोरोना नहीं आता, और जब हम अतिथि देवो भव का परिचय देते हैं
तब कोरोना आ जाता है। तो कोरोना क्या पूछ के आता है, मेरा यही प्रश्न है। तो कितना इससे आपके बिजनेस पे नुकसान हो रहा है, कितना आपको फर्क पड़ेगा, या आपकी जितना स्टाफ है या बेरोजगारी पे या लोग बच्चे पे परिवार में कितना असर पड़ जाएगा? फ़र्क तो ऑलरेडी पड़ चुका था, मगर उस फ़र्क को कहीं ना कहीं एक अलग जगी थी, एक उम्मीद की किरण जगी थी कि 25 दिसंबर में और 31 दिसंबर में और 1 जनवरी में हम कहीं ना कहीं उस बातों को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करेंगे। मगर हम किस तरह से फुलफ़िल कर पाएंगे? अगर सरकार इस तरह से हमारा साथ नहीं देगी तो हम क्या कर पाएंगे? सारे बुकिंग्स कैंसिल हो गई, सब कुछ हो गए, सारे रिफंड कर दिए गए, ऐसे ये ठीक नहीं है। तो कितना मायूस है इस समय यात्री जो आना था यहाँ पर ऋषिकेश उत्तराखंड? हमारी इस संबंध में परसों भी उप जिला अधिकारी ऋषिकेश से इस संबंध में बात हुई थी। उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग करके और सैनिटाइज करके आप इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन ही डीएम का आदेश आ जाता है कि आप सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। तो इस रूप में हमारी पूरी होटल इंडस्ट्री बहुत ही मायूस है। सारा का सारा कारोबार पहले से ही चौपट है और इस संबंध में और अधिक इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे, राफ्टिंग कैंपिंग हर तरह से होता था यहाँ पर, कितना फर्क पड़ रहा है इसमें? राफ्टिंग तो लुका छुपी, पुलिस प्रशासन से मैं कहूँगा, राफ्टिंग तो लुका छुपी रात को भी हो रही। लोग दिन की बात करते हैं, आज दिन में कोई बेचारा दिल्ली से हरियाणा से अपने परिवार के साथ अपने कष्टों को दूर करने और एक उत्तराखंड की आबो हवा का महसूस करने के लिए आ रहा है, तो दिन में तो उसे राफ्टिंग करने की पाबंदी है और रात में चोरी छुपे राफ्टिंग हो रही है, तो वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब दूसरे तरीके से अब एक रोजगार जब खत्म होता जा रहा है, तो दूसरे तरीके से रोजगार करने के लिए राफ्टिंग वाले हुए या कैंपिंग वाले को अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं। हम लोगों को ये आभास हुआ है हमारे अध्यक्ष जी श्री मदन नागपाल जी के माध्यम से, और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का ऋषिकेश चैप्टर का प्रेसिडेंट मैं भी हूँ। उस माध्यम से हमारे को समस्त कार्यकारिणी का यही है कि हम धरना देंगे, धरना दिए बिना काम नहीं चल पाएगा। तो आप जिस तरह से आप होटल चला रहे हैं, तो कितना यात्री इस समय आपके पास आ रहा है, और जो यात्रियों की बुकिंग कैंसिल हो रही है देश विदेश से, कितना असर पड़ रहा है वैसे बिजनेस में? बहुत ज़्यादा। बिजनेस के मामले में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% इफेक्टेड रहे हैं हम। रीढ़ की हड्डी जो ऋषिकेश उत्तराखंड की है वो टूरिज़्म सेक्टर से ही आता है, और मार्च 22 तारीख के बाद से ही हम लोग सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। एम्प्लॉय, मैनेजर प्लस होटल मालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम किसी तरह से अक्टूबर ऑनवर्ड्स अपने आप को प्रिपेयर किए थे कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि अब जो है वो कोरोना काल ख़त्म हुआ है और बिज़नेस हमारे पास आना शुरू होगा। सारे होटलों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी थी कि ईयर एंड में सबसे अच्छा बिज़नेस होता है हमारा 25 को, 31 और 1 नाइट को, बट ये सारा कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया है, जिसके कारण हमने बहुत सारी बुकिंग भी रिफ़ंड करी है। प्लस हमने अपने इंटरनल अरेंजमेंट्स जो कर रखे थे उसके भी हमने एडवांस पे कर रखे थे, बट अब उसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। एंड एट द एंड की इट्स ऑल इफेक्टिंग द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो पीपल हु जनरली विजिटिंग ऋषिकेश। तो जिस तरह से होटल व्यवसायों के साथ साथ जितने काम करने वाले लोग हैं उनका भी कहना ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मार्च से किसी तरह से झेल रहे थे, कोरोना चल रहा है, पर कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी कि अब शायद हो सकता है कि नया साल हम बहुत अच्छा बनाएं, पर कहीं ना कहीं इसको लेकर अब फिर वही मायूसी हाथ लग गई है, क्योंकि 31, 25 और जिस तरह से इवेंट्स सारे बंद कर दिए गए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय जो है इस समय काफ़ी निराश है। मैं विपिन नागी, हिंदी खबर, ऋषिकेश। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।